हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं गाइज हमारा मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, जो कि है नेशनल एनजेएसी जो लाया गया था एक्ट। हम उसके बारे में और साथ ही कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। इन शॉर्ट बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो जो हमारी कंट्री में इंडिया में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, हम उसकी बात करेंगे। और उसका क्या प्रोसीजर्स उसका किस तरीके से चलता है। सो गाइज ये बहुत एक अच्छा टॉपिक होने वाला है। आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि एक ये कंट्रोवर्शियल चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है जो कि चलती रहती है करंट अफेयर्स में भी। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो गाइज इसके पॉइंट्स ज़रूर अपने पास नोट करके रखिएगा। तो शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ जाके आपको लिंक प्रोवाइडेड होगी। वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए उस लिंक के थ्रू। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा गाइज, जो आपके लिए अपलोड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लाइक करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं, या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसका पीडीएफ है। और साथ ही साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, डायरेक्ट लिंक। और गाइज जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगी कि गाइज आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल जस्ट यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ रेगुलरली जो झांसर अकेडमी पे आपको करंट अफेयर्स की एक वीडियो प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल डेली बेसिस पे रेगुलरली, आप बस उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। आपको सिर्फ 1 से 1.25 घंटा देना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और गाइज अगर आप उस बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज इस बैच को। और गाइज मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और आपको मिस्टेक्स बताते हैं, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको एक सैम्पल आंसर भी प्रोवाइड किया जाता है, एक वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, critically examine the Supreme Court's judgment on National Judicial Appointment Commission Act with reference to appointment of judges of higher judiciary in India। भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण करें। ये क्वेश्चन गाइज GS2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। सो गाइज में हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि 2014 में एक एक्ट लाया गया था, क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम एक लाया गया था 2014 का। ठीक है, 2014 में। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी, उसको गलत ठहराया था इस एक्ट को और रद्द करने की बात की थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी हमें उसको क्रिटिकली एग्जामिन, मतलब कि उसमें उन्होंने क्या कहा था, सही कहा था, गलत क्या था, या कहा था, या फिर क्या सही था और क्या गलत था, हमें उसको बताना है। और वो किस रेफरेंस में लाया गया था ये एक्ट, नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो जुडिशियरी है, मतलब जो जुडिशियल जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए लाया गया था कि जो हायर जुडिशरी में जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के संदर्भ में
इस एक्ट को लाया गया था। अभी जो फिलहाल चलता है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर सॉरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जो जुडिशरी सिस्टम में चलता है जजेस को अपॉइंट करने का सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम होता है? वो कॉलेजियम सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट का, एग्जेक्टिव्स का कोई से नहीं है जजेस की अपॉइंटमेंट में। जजेस का खुद ही एक पैनल होता है, कॉलेजियम सिस्टम होता है, और वो खुद ही क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट, राइट। सो उसके बाद जब ये एक्ट लाया गया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी कि कौन करेगा? एक्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में डिसीजन होगा, पार्लियामेंट में एग्जेक्टिव्स होंगे, एग्जेक्टिव्स के थ्रू, पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू क्या होगा? अपॉइंटमेंट होगा जजेस का। तो इसको लेट डाउन किया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को दी थी कि भाई ये सही नहीं है, ये एक्ट को पारित नहीं किया जाना चाहिए, ये एक्ट लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है। ये जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसका हनन करेगी, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका हनन करेगी, उसको वायलेट करेगा। ठीक है, ये एक्ट। तो हमें अब इस पे बेसिकली हम इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में ही बात करेंगे कि क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन, राइट। तो चलिए गाइस अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड हेल्ड द व्यू दैट NJAC, अब ये क्या एक्ट था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में NJAC बोला गया था। ठीक है, और ये किस में लाया गया था? 99वीं कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान का अधिनियम हमें संशोधन माना गया था ये। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत NJAC को लाया गया था। इज नॉट अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव टू द सुप्रीम कोर्ट्स कोलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर द हायर जुडिशरी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब इसको रद्द कर दिया। 99वीं जो ये संवैधानिक संशोधन लाया गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाया गया, उसको रद्द कर दिया, क्योंकि ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है कि अगर कोई ऐसा एक्ट लाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जिससे कि ये होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन हो रहा है, या बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन वहाँ पे होता हुआ दिखता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को रद्द कर सकती है। तो सिमिलरली उसी पावर को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को भी रद्द कर दिया, और उसका रीज़न ये दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम है जजेस को अपॉइंट करने का, उस कोलेजियम सिस्टम का ऑल्टरनेटिव, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ये नहीं है, क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव ये नहीं है। ठीक है, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय विकल्प नहीं है बेसिकली ये, तो उसने उसको ये सही ना बताते हुए इसको रद्द कर दिया। The court held that the primacy of judiciary in the appointment of judges was part of the basic structure of the constitution, and that the parliament through NJAC Act violated this basic structure by giving executive and civil society a say in these appointments. अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस एक्ट को रद्द किया और ये कहा कि ये क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नहीं है, विश्वसनीय विकल्प नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा कि क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या दिया कि भाई जुडिशरी की जो प्रीमेसी है, मतलब जो एक प्रधानता है या एक अच्छा वो माना गया है, प्राइमरी उस पर रखा गया है, एक इंडिपेंडेंस है वो जजेस की अपॉइंटमेंट में, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बुनियादी ढांचा है हमारे संविधान का, तो बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। और पार्लियामेंट ने ये NJAC एक्ट को लेके आके क्या किया? इस बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करने की कोशिश की है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को हनन किया, वॉयलेट किया है। ये पावर या मतलब अपॉइंटमेंट की पावर या अपॉइंटमेंट में एक उनका से देने किसकी? एग्जेक्टिव और सिविल सोसाइटी की वहाँ पे इंटरफ्रेंस लेके आना, क्योंकि NJAC एक्ट से क्या होगा? जो एग्जेक्टिव है, सिविल सोसाइटी से, पार्लियामेंटेरियन से, वो वहाँ पे बोल सकते हैं, वो वहाँ पे अपना पक्ष रख सकते हैं अपॉइंटमेंट के मैटर्स में। तो उन्होंने क्या कहा कि उनका से रखना क्या हुआ है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है प्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, जो जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है।
तो इसीलिए उन्होंने इसको गलत बताया। लेकिन however this judgment faced criticism based on flowing arguments। अब उन्होंने तो ये अपनी जजमेंट दी, लेकिन इस जजमेंट पे कुछ हमें क्रिटिसिजम्स भी देखने को मिले, मतलब कुछ आलोचनाएं भी इस जजमेंट के रिगार्डिंग हमें देखने को मिली। जैसे कि द वर्डिक्ट अपहेल्ड एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम created by the Supreme Court's own members to serve its own ends in the place of a system lawfully enacted by a popularly elected parliament। अब क्या चीज़ पे, किस ग्राउंड पे इसकी आलोचना हुई कि भाई ये जो कॉलेजियम सिस्टम माना गया है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, उसमें कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो जजेस खुद ही तो करते हैं। जो हाई जजेस हैं या चीफ जस्टिस हैं वो खुद अपॉइंटमेंट करते हैं। वहाँ पे एक बेंच बैठते हैं जिसमें वेरियस वो पैनल होता है, वो अपॉइंटमेंट करते हैं, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉरम है, मतलब कि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जजेस को खुद ही अपॉइंट करना है, ऐसा कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होगी। कॉलेजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है कहीं पे भी, और ना ही ये एक स्टैट्यूटरी फॉरम है, स्टैट्यूटरी सिस्टम है। स्टैट्यूटरी कौन सा होता है, जो कि किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया हो, पार्लियामेंट में एक कोई एक्ट पारित किया गया है उसके द्वारा अगर बनाया जाता है तो उसको हम बोलते थे स्टैट्यूटरी। तो ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है क्योंकि ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये एक जजमेंट के थ्रू ही, कोर्ट्स के द्वारा ही बनाया गया है। इसीलिए इसको क्या कहा है कि ये तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ये जजेस ने खुद ही, मतलब एक जजमेंट के थ्रू खुद ही एट टाइम्स इवॉल्व किया है ये कॉन्सेप्ट। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है ये अपने ही मेंबर्स के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई या अपने ही एंड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा किस चीज़ की बात होती है कि क्या देखने को मिलती है, निपोटिज्म, मतलब कि एक तरीके से फेवरेटिज्म देखने को मिलती है कि अपना जो फेवरेट होता है, बल्कि जो काबिल है या जो सीनियर है, जो डिज़र्व करते हैं उनको अपॉइंट करने की बजाय या फिर उनका प्रमोट करने की बजाय किसको किया जाता है, जो उनके फेवरेट होते हैं। लाइक अगर रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या वैसे फेवरेट होते हैं उनको किया जाता है। सो इस उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे एक आलोचना ये की गई कि वो तो अपने एंड्स को मीट करने के लिए, नेपोटिज्म आ जाता है वहाँ पे, फेवरेटिज्म आ जाता है, उसके लिए होता है कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या हम कहें कि कई बार भी ऐसा हो सकता है ना कि वो फेयर तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे जो जजेस हैं वो खुद ही अपॉइंट करते हैं। बल्कि अगर उसको, तो इसको अमेंडमेंट को, ये जो एनजेएसी लाया गया इसको स्ट्रक डाउन करना गलत है, रद्द क्यों किया जाना चाहिए। बल्कि ये सिस्टम तो लॉफुली सही है कि भाई पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं, जो इलेक्टेड हैं। तो जब वो जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं वो ज़्यादा फेयर तरीके से अपॉइंटमेंट कर पाएंगे कंपैरेटिव टू कॉलेजियम सिस्टम। तो इसीलिए उन्होंने इस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया इस ग्राउंड पे। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है और ये कॉलेजियम सिस्टम से बेटर पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो कि इलेक्टेड हैं। नेक्स्ट इज, according to critics, the judgment failed to adequately answer the fundamental question at the root of the controversy। अब क्या चीज़ है कि जो आलोचक हैं, मतलब जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो जजमेंट है वो तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस टाइम पे, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए तो वो तो उनका आंसर भी नहीं दे पाए। जिसके बेसिस पे या जिस भी अपने रीजंस पे वो इस एक्ट को रद्द करने की बात कर रहे हैं, वो इसको रद्द कर रहे हैं। तो जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो वो तो उनका जवाब भी नहीं दे पाए। जैसे कि उन्होंने बताया, हाउ इज जुडिशियल प्रिमेसी इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द हायर जुडिशरी अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर।
अब क्या चीज़ थी, अभी हमने लास्ट पॉइंट में जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को रद्द किया, कि भाई जो प्रीमेसी है, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट करने का वर्क है, जजेस को अपॉइंट किया जाता है, उसका एक प्रीमेसी रखी गई है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जजेस की अपॉइंटमेंट को क्या कहा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उसको वॉयलेट किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन उन्होंने अब यहाँ पे उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये बताइए कि ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है हायर जुडिशरी लेवल पे, ठीक है, तो ये किस तरीके से यहाँ पे जुडिशियल की प्रीमेसी बनाए रखने के लिए या बनी रहे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, कहाँ लिखा गया है ऐसा, या क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया। तो वहाँ पे जो जजेस थे उनके पास, जिन्होंने ये जजमेंट दी थी, उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था, वो इसका जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाए, जिसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ वहाँ पे फॉल्ट था। उनके अपने एंड्स मीट हो रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम से, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि किसी का इंटरफेरेंस हो, इसीलिए वो NJAC एक्ट को लाने के लिए थोड़ा सा डर रहे हैं, और मतलब क्या कर रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं कि भाई नहीं लेके आना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। Whereas the Constitution accords to the President the power to appoint judges with compulsorily consulting with certain persons. अब उन्होंने क्या कहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि भाई ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उसमें जुडिशियल की प्रीमेसी बनी रहनी चाहिए, बट ऐसा कहीं तो मेंशन नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो जजेस अपॉइंट कर सकते हैं। बस उसमें क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेंगे, जजेस को अपॉइंट तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन कुछ लोगों से कंसल्ट करने के बाद, प्रेसिडेंट अपने ही मर्जी से अपॉइंट नहीं कर सकते, उनको कुछ पर्सन से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको परामर्श करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ या इस तरीके से तो कहीं पे भी मेंशन ही नहीं है, तो इसका जवाब जो है जजेस नहीं दे पाए थे, तो इसीलिए भी उनकी आलोचना की जाती है। क्रिटिक्स से दैट द सुप्रीम कोर्ट in the second judge's case 1993 wrongly interpreted the word consultation used in article 124 and 217 to mean concurrence. अब जो आलोचककारी हैं या जो आलोचक हैं, क्रिटिसाइज जो करते हैं लोग, उन्होंने क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की सेकंड जजेस का केस था 1993 में हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया, जो हमें सुप्रीम ये जो जजेस से रिलेटेड हमें देखने को मिलता, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल 214 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है, और आर्टिकल 217 जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो इन आर्टिकल्स में दिया गया है वर्ड कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का क्या मतलब होता है कि बातचीत करना या परामर्श लेना, ठीक है। तो इसको अब क्या है कि इंटरप्रेट कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने इस वर्ड को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, कंसल्टेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, उन्होंने इसका मीनिंग क्या निकाला, कॉन्करेंस, मतलब कि सहमति होनी ज़रूरी है, जबकि क्या है, एक तो परामर्श में, कंसल्ट करने में और सहमत होने में बहुत फ़र्क होता है। तो उन्होंने इस कंसल्टेशन को क्या मीनिंग, इसका क्या बना दिया, सहमति बना दिया, कॉन्करेंस बना दिया, जो कि गलत है। The court then held that the executive was bound by the advice of the CJI in making appointments to the higher judiciary. और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा कि भाई सहमति तो ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एग्जेक्टिव है वो CJI की एडवाइस के लिए, कि भाई जो भी नियुक्ति की जाएगी हायर जुडिशरी पे, जजेस की नियुक्ति की जाएगी, अपॉइंटमेंट्स होगी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस लेनी आवश्यक है, ज़रूरी है। उन्होंने ये चीज़ बोली जो कि गलत थी, ठीक है, क्योंकि क्या है, सिर्फ कंसल्टेशन की बात हो रही है, मतलब कि सिर्फ एडवाइस की बात है, कंसल्टेशन है, सहमति की कोई ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। सो
Even the Supreme Court has admitted in the same NJAC Act that all is not well with the opaque collegium system of judges appointing judges and called for further discussion on reform process of collegium system. बल्कि जो ये NJAC जजमेंट हो रही थी उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हाँ कॉलेजियम सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, उसमें भी सुधार की ज़रूरत है क्योंकि ये एक ओपेक सिस्टम है। ओपेक क्या होता है? जिस मतलब जो ट्रांसपेरेंट, जिसके इधर उधर कुछ भी नहीं देख पाते हम पढ़ते हैं ना ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। तो ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है कि सबको सब कुछ पता है, ये एक ओपेक सिस्टम है। जजेस ही खुद जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे, तो वो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। The Constitution envisages and puts a system in place to ensure the balance of power involving the executive, the legislative and the judiciary, but not at the cost of opaqueness in appointment process। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो कहा है या ऐसा एक सिस्टम बनाने की बात की है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बना रहे, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जैसे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है, लेकिन वो बैलेंस ऑफ पावर भी रहे, लेकिन ओपेकनेस की कॉस्ट पे नहीं कि भाई इस तरीके से नेपोटिज्म हो, फेवरेटिज्म, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंसी ना हो और गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हो, उसके कॉस्ट पे नहीं ये बात हुई। With advent loopholes in the collegium system, time has come for a review of the verdict by a larger bench। अब ये जो हमें लूपहोल्स देखने को मिलते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, तो अब ये टाइम आ चुका है जब एक लार्जर बेंच के साथ लार्जर बेंच सेटअप करके इसको देखा जाना चाहिए, इस पे जजमेंट की जानी चाहिए कि भाई इसके लूपहोल्स को रिमूव किया जाए, कॉलेजियम सिस्टम को में सुधार लाया जाए, उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय